मेरा सवाल है कि अगर अध्यात्म इज़ द मेडिसिन टू अहिंसा और हर तरह की दुख निवृत्ति, तो क्यों जब हमारा देश, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ पर ये मैंने सीखा समझा है, अब हमारा देश अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है पूरे विश्व में, सिंधु है एक, मतलब जहाँ इतने सारे रिलीजन्स और इतने आध्यात्मिक गुरु हमें मिले हैं पूरे, फिर भी हमारी आबादी या जो हम डेमोग्राफिकली अभी भी अहिंसक हैं, गंदगी में है बहुत अभी भी। अगर आप देख तो कई चीज़ें हैं जो अप टू स्टैंड एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो अध्यात्म देता है इंसान को, अभी भी मतलब बहुत कमियां हैं। तो वो ऐसा क्यों है? ये अध्यात्म कोई हवा में तो है नहीं भारत की, बच्चा पैदा हुआ यहाँ सांस लेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा। अध्यात्म के लिए सीधे सीधे ग्रंथों किताबों तक जाना पड़ता है। सिर्फ हम भारत देश में पैदा हुए उससे आध्यात्मिक थोड़ी ही हो जाएंगे। यहाँ कौन है जो ग्रंथों को पढ़ रहा है? तो बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है, कौन पढ़ रहा है जी। अभी हम यहाँ पर हैं, अज्ञानता ही है, मतलब जो कल यहाँ पर ही बहुत अच्छी बुक शॉप है रामकृष्ण मिशन की, तो हमारे यहाँ के कुछ लोग गए वहाँ पर, किताबें ली, पुस्तक प्रेमी हैं संस्था में लोग, जाते हैं दिखती हैं किताबें तो लेते हैं। तो मुझे बाद में बताया अभी सुबह ही, बोले गए वहाँ पे, हमने कहा यूपीआई पेमेंट ले लीजिए, बोले यूपीआई तो है नहीं, बोले आज के समय में यूपीआई नहीं लेते, बोले बम्बई है, यहाँ लोग इतने आते ही नहीं हैं किताबें खरीदने, तो हमारा काम कैश कार्ड से ही चल जाता है, और वो भी ऐसी किताबें। और ये बात हो रही है रामकृष्ण और विवेकानंद की पुस्तकों की, तो सिर्फ इसलिए कि आप भारत देश में पैदा हुए हो या मान लीजिए बंगाल में भी पैदा हो गए हो, आध्यात्मिक थोड़ी हो जाओगे। पैदा तो सब जानवर ही होते हैं, आप कहीं भी पैदा हो जानवर ही तो पैदा हुआ है, उसको इंसान तो बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। आप न किताब पढ़ोगे, किताब के नाम पर आप वही किताब पढ़ोगे जिससे रोटी कमा सको। हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो रोटी की व्यवस्था है, बस आपको वही बातें बताई जाती हैं जिससे आप रोटी कमा लोगे, और सबसे ऊंचे कॉलेज भी वही माने जाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा ऊंची रोटी मिलती है। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्लेसमेंट, प्रोफेशनल एजुकेशन, और कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, आर्ट्स की नहीं चाहिए, साइंस की नहीं चाहिए, प्रोफेशंस की चाहिए कि मैं किसी रोज़गार, किसी धंधे, किसी व्यवसाय में लग जाऊं। इनर एजुकेशन की तो बात ही बहुत दूर की है, उसका तो कोई संस्थान होता ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं, कोई स्कूल में फिलॉसफी नहीं पढ़ाता, फिलॉसफी नहीं पढ़ाता, हम हैं क्या इसकी तो बात ही नहीं है। ऐसी हम पर गरीबी छाई हुई है भीतरी कि हमें बस एक चीज़ दिखती है, पैसा पैसा। न्यूट्रिशन भी नहीं पढ़ाया जाता, जैसे कुछ नहीं पढ़ना, आपके सेहत के लिए क्या अच्छा है, आपको कैसे जीना चाहिए। फिलोसोफर्स में तो सिर्फ इंडियन नहीं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी इतने अच्छे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस से निकले हुए लोग घोर अंधविश्वासी हैं, क्योंकि उनको मन और जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो देश के शीर्ष तथाकथित शीर्ष संस्थानों से निकले हुए लोग हैं, उनमें से भी बहुतों को वीगनिज्म की अच्छी जानकारी नहीं है। उनमें से बहुतों को तो ये जो पूरा पर्यावरण का संकट है इसकी भी अच्छी जानकारी नहीं है। बस वो कहीं पर अपना जा कर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, अब आगे बढ़ गए हैं, वहाँ अपना कोडिंग वोडिंग, फिर कंपनी में कुछ बन गए, या किसी बैंक में जा कर के, इन्वेस्टमेंट बैंक में अमेरिका में बैठ गए हैं, वहाँ कुछ उनका चल रहा है, लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन उनको न अपना कुछ पता है, न दुनिया कुछ पता है। उनको कुल जो पता है वो एक छोटे से अपने व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में पता है। हाँ, उससे उनको पैसा अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है कि जब, और मैं वीगन के रिलेटेड कहना चाहती हूँ कि जब कोई वीगन बनता है तब वो एटलीस्ट धीरे धीरे बदलाव तो लाना चालू करता है कंज्यूमरिज्म के तरफ भी। लाइक स्लोली वो एनवायरनमेंट के लिए भी, फैशन इंडस्ट्री को जानेगा कि इसमें कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उधर भी अपना जितना हो सके शायद कुछ तो कम करेगा। सिर्फ एनिमल्स के तरफ नहीं, इंसान के तरफ भी कुछ तो बदलाव लाता है। तो एक कोई शुरुआत नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई। शुरुआत कैसे नहीं हुई? 100% हुई। इसीलिए तो उस शब्द को ही
घर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपसे पहले भी बात हुई है, आज फिर बात हो रही है, आगे भी हो रही है। तो वो चीज़ तो ज़रूरी है, अच्छी ही है कि शुरुआत हो, ये बात तो पहुँचे कि क्या है। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन तक अभी ये बात भी नहीं पहुँची है, उन्हें कुछ नहीं पता। एक IITian हो सकता है ऐसा कि वीगनिज़म और इन्वायरमेंटल क्राइसिस और क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी ये सब तो छोड़ दीजिए, उसने ज़िंदगी में 2 ढंग की किताबें ना पढ़ी हो, 1 ढंग की किताब ना पढ़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। और वो कहने को होगा IITian। उससे पूछ लीजिए अभी आपकी भारत के या दुनिया के 2-4 अच्छे ऑथर्स का नाम बता दो, उसको नहीं पता होगा। तो सोसाइटी में क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए ताकि पीपल ज़्यादा अवेयर हो इसके बारे में? जैसे आप बोल रहे हैं कि हम भी अभी भी जानवर हैं। पुरानी कहानी फिर से याद करनी पड़ेगी। हम क्यों निकले थे जंगल से, उस बात को लगातार याद रखना पड़ेगा। हमें जिस चीज़ की मूल तलाश है उससे क्यों भटक रहे हैं हम। बच्चा घर से निकला है बाज़ार से कुछ लाने के लिए, लेकिन इधर उधर की रंग ढंग और रौनक देख करके वो भटक गया है, बहक गया है। उसको याद दिलाना पड़ेगा तू घर से क्यों निकला था। राइट। उसे कुछ याद नहीं है, उसको पता भी ये दिख रहा है यहाँ फलाना खिलौना मिल रहा है, यहाँ पे चिकन मिल रहा है, यहाँ मनोरंजन मिल रहा है, वो यही देख रहा है अभी बस। ना उसको अपने घर का कुछ याद है, ना अपने लक्ष्य का कुछ पता है। बाजार में अंधा बनकर भटक रहा है। जिन्हें सॉरी नहीं आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चन। नहीं, सवाल नहीं है, मुझे बस एक बात का टोटल अवेयरनेस हुआ है कि आपसे मिलना मेरे लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है। No, I think what he's saying is much more deeper. मैं अपने लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी और के लिए कैसे अच्छा होऊंगा। तो फिर मैं अपना क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, और वो खैर तो उसके बाद क्या, वो कहानी एक बार दोहराने के बाद कि मुझे याद करना है कि हम सब क्यों निकले थे, मैं क्यों निकली थी जंगलों के बाहर, या इंसान क्यों निकले थे, फिर जो होना होता है अपने आप हो जाता है। आप भूल गई हैं आप घर से क्यों निकली थी, मैं आपको याद दिला दूं, फिर क्या होगा, फिर आप मुझसे पूछेंगी आगे का बताओ। हाँ, फिर मैं क्या करूं। फिर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ बड़बड़ा रहा है, पगला है, सड़क पे पड़ा हुआ है, आप उसे होश में ले आए। अब उसे क्या करना है इसकी आपको क्यों फिक्र है, वो अब होश में आ गया ना, तो अब जो करना है स्वयं करेगा। तो हमारे एक्शंस अपने आप चेंज हो गए उससे। फिर का प्रश्न ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वही बात, नशे की हालत में हम अपने आप को बोल रहे हैं कि अगर नशा उतर भी गया तो फायदा क्या। ये सवाल ही किस चीज से उठ रहा है, ये सवाल ही किस चीज से उठ रहा है। मैं घोर नशे में हूं, और नशे में मैं कह रहा हूं अजी साहब जिंदगी ऐसी है, मैं बिल्कुल फिलॉसफी झाड़ रहा हूं जबरदस्त, नशे में फिलॉसफी खूब, और ये वो दुनिया समझता हूँ जी, हमने ये देखा, हमारा ये अनुभव है, ऐसा ऐसा सब अपना पूरा बता रहा है, किससे बता रहा है, आशिकी हुई थी एक बार, सब बता रहा है। और कोई कह रहा है बहुत पी ली है, तो कह रहा है नशा उतर भी गया तो क्या होगा। ये जो वक्तव्य है नशा उतर भी गया तो क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है। इस अवेयरनेस से कि जिंदगी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। मैं नशे की हालत में जो कुछ भी बोल रहा हूं वो कहां से आ रहा है, नशे से। तो नशा उतर भी गया तो क्या होगा, ये बात भी कहां से आ रही है। तो इस बात का जवाब दूं या नशा उतारूं। जब नशा उतारो। अगर मैं जवाब दे भी दूंगा तो वो जवाब आप किस हालत में सुनोगे, नशे की हालत में। लेकिन जब तक आप नशे की हालत में हो आप यही सवाल पूछते रहोगे, नशा उतर भी गया तो क्या होगा। भाई उतार तो दे, उसके बाद भी अगर तू ये सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन बात यह है कि जब नशा उतर जाता है तो ये सवाल भी उतर जाता है। हम ये मानते ही नहीं कि हम नशे में हैं। हम कहते हैं नहीं, पहले इस सवाल का समुचित जवाब दो, हमें संतुष्ट करो, तब हम नशा उतारेंगे। जब तक आप नशे में हैं इस सवाल का कोई जवाब आपको संतुष्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आप संतुष्ट होना चाहते ही नहीं, क्योंकि आप नशे में हो। इसलिए ये जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा रोकती है ना, वो ये है कि अच्छा ये बात अगर सारी ठीक भी है तो फिर आगे क्या होगा। ये सवाल मत पूछिए, यही मेरी सलाह है।
ठीक है। और ये और खतरनाक सलाह है। ये और खतरनाक है। ये मत पूछा करिए आगे क्या होगा, जो गलत है उसको रोकिए। मैं बताऊं आगे क्या होगा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आगे आप वो इंसान ही नहीं रहोगे जो आज इस चिंता में है कि आगे क्या होगा। ये चिंता किसको है कि आगे क्या होगा? जो इस व्यक्ति इंसान गलत को। है, इस इंसान इस को। इंसान। ये इंसान बदल गया तो क्या ये चिंता भी बचेगी? नहीं, तो चिंता क्यों कर रहे हो? तुम बदल जाओ ना, चिंता ही नहीं बचेगी। बिल्कुल। हम बहुत मेहनत कर कर के खुद को बर्बाद करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं छोड़ के बदलो। नहीं, मत छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं ना छोड़ना। हमें क्या पता आगे, अगर हम अभी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं तो किस हालत में बात कर रहे हैं? नशे की। तो कौन कह रहा है कि ये हालत बनाए बनाए छोड़ दो? वो तो पुराने तरीके का धर्म हो गया कि त्यागो, रिनंसिएशन कर रहे हो और भीतर से नशे में ही हो, तो उस त्याग से क्या लाभ हो जाएगा? और क्या पता कि जितनी चीज़ें आपके पास है उसमें से क्या त्यागना ज़रूरी है, क्या नहीं त्यागना है, कौन सी चीज़ हो सकता है त्यागने की जगह और अर्जित करने की ज़रूरत हो, ये भी तो हो सकता है। बात है नशा हटाओ। आपने वो वर्ड इस्तेमाल किया तो मैं भी करता हूँ। जब हम ये नशे में रहते हैं तो ये हम अपने आप के साथ ही हिंसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरों के प्रति हम जो भी हिंसा करते हैं वो सर्वप्रथम अपने प्रति हिंसा है। आप दूसरों के प्रति हिंसक हो ही इसीलिए क्योंकि आप अपने प्रति हिंसा को बहुत दुख में हो। जो आदमी आनंद में है वो दूसरे की बुराई नहीं करता। आप गौर करिएगा, जब आप बिल्कुल तृप्त संतुष्ट हो पाए कुछ पलों को भी, तो क्या तब दूसरे के अहित का ख्याल आया था? तब तो दूसरे ने अगर आपका बुरा भी कर दिया हो तो बदला लेने की भावना हट जाती है। कहते हो माफ़ करो यार, मौज करो, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। वो अहिंसा वहीं से चालू होती ना, खुद से पहले। जैन धर्म में ये है क्षमापना का, कि हर साल जब हमारा पर्यूषण होता है तब क्षमापना मांगते हैं। तो आई रियलाइज़ उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम क्षमापना देते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर से जो भी है वो निकालते हैं। तो वो क्षमापना दे के नहीं दे, एटलीस्ट आई एम हैप्पी, मैंने निकाल दिया। सो दैट अहिंसा टुवर्ड्स योर सेल्फ इज़ सो इम्पोर्टेंट। देखिए, थोड़ा बहुत असर तो हर चीज़ का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक घटिया सी फिल्म देख करके आदमी का मन थोड़ा और गंदा हो जाता है, अभी हम बात कर रहे थे ना, और एक अच्छी फिल्म देख करके कुछ तो सफाई होती है, की इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। उसी तरीके से साल में एक दिन भी अगर आप थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाते हो, उससे थोड़ा तो अंतर पड़ता है। लेकिन उसमें भी अभी एक और पूंछ जुड़ी हुई है बात में, वो ये है कि नीयत अगर ख़राब हो आदमी की तो आदमी उस एक दिन का इस्तेमाल कर सकता है बाकी 364 दिन बुरा ही बने रहने के लिए, और कह सकता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने उस दिन अच्छा ही कर दी ना, और बाकी साल तो मैं जैसा हूँ उसमें क्या हो गया, मुझे लाइसेंस और मिल गया जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही थी उसको चलाने का। तो ले दे करके अपनी नीयत पे निर्भर है। ये जो हमारे पर्व त्योहार आते हैं ये एक नई शुरुआत भी दे सकते हैं हमको, और जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी को पूर्ववत यथावत चलाए रखने में भी वो एक मात्र सहयोगी हो सकते हैं। आपने जैसे कहा ज्ञान से करो या अज्ञान से करो, वही चीज़ नीयत की बात है। चाहिए क्या? नीयत ठीक कर दो, बता दो इंसान को वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, सब अपने काम अपने आप ही कर लेंगे। क्योंकि हर आदमी अपनी भलाई चाहता है ना। ऐसा कौन है जो चाहता है कि तकलीफ़ में, दुख में, अंधेरे में जिए, लड़खड़ाता रहे, ठोकर खाए? कोई नहीं चाहता है। तो इंसान को अगर जगा दिया, एक बार वो सही केंद्र से आँख खोलकर देखने लग गया, उसके बाद वो अपने सब निर्णय खुद करेगा, ठीक करेगा। नीयत आ जाती है ना फिर उसमें। इनकी इंडस्ट्री का रोल उसमें बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नशे को बनाए रखने में मनोरंजन एक प्रमुख साधन है। नशा कायम रहे, आदमी दिन भर गंदी जिंदगी जीता है, उसको तनाव उठता है, और वो तनाव वास्तव में परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। जी। मैं बहुत घटिया तरीके का जीवन जी रहा हूँ जैसे हर आम आदमी जीता है,
तो उसका अंजाम क्या होगा? एक भीतरी क्लेश, ग्लानि, तनाव, चिंता, कुछ कलेजे को चीज है वो बिल्कुल काटेगी, ऐसा होगा ना। तो इससे क्या होगा? जो तनाव उठेगा ये क्या करेगा? ये कहेगा कुछ बदलना जरूरी है, ये तनाव एक चेंज एजेंट बनेगा। लेकिन मनोरंजन क्या करता है? वो उस तनाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। मनोरंजन तनाव के दांत तोड़ देता है। तो फिर आदमी नशे में रहा आता है। मनोरंजन का नशा बहुत घातक नशा है। ये एक फॉल्स रिलीज मिल जाती है ना। आप भर गए हो बिल्कुल गुब्बारे की तरह तनाव से, विस्फोट अब हो जाए, क्रांति हो ही जाए, मजा आ जाए, बिल्कुल जैसी जिंदगी चल रही है एकदम छिन्न भिन्न हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन फिर मनोरंजन आ जाता है, उसमें आपको एक फॉल्स रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक झूठी राहत। ये झूठी राहत बहुत बड़ी इविल चीज है। ये हम सब मिल करके अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। पहले तो अपने आप को ही बना रहे हैं सब। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यही है, मैं भी मूर्ख बना रहा हूं और तू भी नशे में रहे। लेकिन इस हर चीज़ में एक चॉइस रहती है, एंड वो चॉइस हमें वाइजली प्रोवाइडेड यू आर नॉट टॉट दैट यू डू नॉट हैव अ चॉइस। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपका मनोरंजन, आपकी पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक प्रभाव सब इस तरीके के हैं कि आपको बोलते हैं साहब इसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही सब जीते हैं, ऐसे तुम भी जियोगे। माँ बाप बच्चों से बात बात में क्या बोलते हैं? अच्छा तू ही बड़ा लाट साहब है, तू ही कुछ अलग काम करेगा, ये देखो साहब ये अलग निकल के आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं हम उसको? हम कह रहे हैं यू डू नॉट हैव अ चॉइस, टो आवर लाइन। जैसे हम जिए ऐसे तू भी जिएगा, और बहुत अलग चलने की कोशिश मत कर, मारा जाएगा। हम उधर ही हिंसा करते हैं, राइट? हिंसा तो है ही, उसकी बिल्कुल। जो प्रॉब्ली वो जो हिंसा, थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा, हिंसा करने में नहीं होती, हिंसा होने में होती है। हम बार बार ऐसे अपने आप को हमने यकीन दिला दिया है कि हिंसा किसी कृत्य में है, किसी एक्ट में है। हिंसा एक्शन में नहीं, बीइंग में होती है। आप अज्ञानी हो तो ये हिंसा है, उसके बाद आप कुछ करो ना करो, कुछ भी करो कुछ भी ना करो, सब हिंसा है। तो ये नहीं है कि मैंने हिंसा कर दी, मैं हिंसक हूं, बीइंग, अस्तित्व, मैं गलत बन के बैठा हुआ हूं, यही हिंसा है। उसके बाद मैं अपनी ओर से कोई अच्छा काम भी करूंगा, वो भी हिंसक होगा। इतने तो दुनिया में सब अच्छे ही काम कर रहे हैं ना लोग, क्या है उसमें? सब हिंसा ही हिंसा है। मुझसे कोई कह रहा था, अब जैन धारा की बात हो रही है, तो मोर के पंख का इस्तेमाल होता है ना, करते हैं ना। इतनी आसानी से मोर के पंख मिलते नहीं है, तो मोरों से नोचे जाते हैं। अब ये साधुता है कि मोरों से पंख नोचे जा रहे हैं, जिंदा पक्षी से उसका पंख नोचा जा रहा है ताकि साधुता का प्रदर्शन चलता रहे। और उन पंखों से शायद मार्ग बुहारा जाता है, सड़क साफ की जाती है, वो आ रहे हैं साफ करते चलो आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये गलत। मुझे दिगंबर का इतना पता नहीं, लेकिन वो लोग यूज़ करते वो पता है मुझे। लेकिन वही बात है, जो धर्म, पूरा जैन धर्म अहिंसा पे है, और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जिधर आपको हिंसा लगे उससे दूर रहो, उससे बचो। लेकिन आज हम वो सोचते नहीं हैं। जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, और ट्रेडिशंस बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले से, मतलब महावीर के टाइम से आ रहा है, ट्रेडिशंस बदलते गए हैं और हम वही ट्रेडिशन से चल रहे हैं। उसमें सोचते नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये कैसे आ रहा है, इसमें हिंसा है कि नहीं है। सो और आई थिंक हिंदुइज़्म और जैनिज़्म में दोनों प्राचीन धर्म हैं, दोनों में हिंसा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी दोनों धर्मों में इतनी हिंसा देखी जाती है। तो क्या कारण? आपने कहा ना पहली बात कि हिंसा से बचो, ऐसी मुनियों की और ऋषियों की सीख रही है। सुनने वालों ने सोचा हिंसा कहीं बाहर है, उससे बचना है, हिंसा से बचो रे, हो रही हिंसा, उससे बच के रहना।
हिंसा से बचने का मतलब है स्वयं से बचना। मैं ही हिंसक हूं, अहंकार ही प्रथम हिंसा है। अहंता, मेरा होना, मेरी हस्ती, मेरा अस्तित्व। जिस क्षण मैं कहता हूं मैं हूं, हिंसा हो गई। मैंने जब कहा मैं हूं, उसी क्षण हिंसा हो गई। तो हिंसा से बचने का मतलब होता है अपने आप से बचना। माने सबसे पहले तो खुद से दूरी बना करके रखो। ये बंदा ठीक नहीं है, ये जानवर है, बनमानुष, ये शर्ट पहन करके घूम रहा है, इससे जरा शू मार नहीं देंगे इसको, पर याद रखेंगे कि है ये जानवर ही। भाई मुझे कोई वनमानुष मिलेगा, अच्छी बात है, भली बात है, मैं थोड़ा उसके साथ खेल कूद रहूँगा। अगर मेरे हाथ में केला है तो उसको दे दूंगा, खा ले भाई। लेकिन मैं ये थोड़ी करूंगा कि जिंदगी के निर्णय वनमानुष से पूछ के लूं। तो आप भी अपनी जिंदगी के निर्णय खुद से पूछ के मत लिया करिए। हम वनमानुष हैं। आपको आपके पास एक अच्छा सा छोटा सा क्या कुछ भी है, क्या आपको पसंद आता है? पपी, डॉगी, क्या किटन, क्या आपको पसंद आता है? बिल्ली का बच्चा, चूहे का बच्चा, कुछ भी आपको जो भी पसंद आता है। हाँ, अब आपको क्या नौकरी करनी है आप उससे पूछ के करोगे क्या? वो बहुत प्यारा है, आप उसे गोद में खिला लो, अच्छी बात है, उसको टोपी पहना दो, बढ़िया, उसको लिपस्टिक लगा दो, जो कर रहा है करो। लेकिन आपको प्रेम करना है नहीं, किससे करना है, जीवन में किधर जाना है, कहाँ बसना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, ये सब आप बिल्ली और चूहे से पूछ के करोगे क्या? जब बिल्ली से और चूहे से पूछ के नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी के निर्णय भी खुद से पूछे क्यों करते हो? हम कौन है? हम बिल्ली हैं, चूहा हैं, बनमानुष हैं। जो भी करो खुद से पूछ के मत करो, स्वयं से सावधान। जो कुछ भी करने का मन कर रहा हो, सबसे पहले उसको मानो ये बनमानुष का है, ये बनमानुष है। हाँ, जो चीजें चाहने का उसका हक है वो उसको दे दो। उसको केला चाहिए, केला दे दो। तो भीतर से अगर भोजन की मांग उठ रही है वो ठीक है, वो तो पूरी कर दो। अब सांस लेनी है, उसको बैठना, उसको खुला स्थान चाहिए, उसको पेड़ पे चढ़ जाना है, आप पेड़ थोड़ी उसको रोक दोगे, जा चढ़ जा पेड़ पे, अच्छी बात है। लेकिन अब बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं, ये बनमानुष थोड़ी बताएगा। लेकिन हमारे तो सारे बच्चे हमारा बनमानुष ही पैदा करता है। हमारे भीतर एक मुनि भी बैठा है, एक बनमानुष भी बैठा है। ये जो हमारे बच्चे हैं ये किसकी औलादे हैं, मुनि की या बनमानुष की? बनमानुष की। ये क्या बात हो गई बताइए? सोचिए, आप सोच रही हैं कि फैमिली आगे बढ़ानी है कि नहीं, और सामने आपका वो बैठा हुआ है लेब्राडोर, आप उससे पूछ रहे हैं करूं बच्चा नहीं पैदा करूं, और वो जवाब भी दे रहा है और आप पालन भी कर रहे हैं। ये कैसा लग रहा है? बनमानुष ठीक है, लेब्राडोर तो फिर भी लगता है कुछ होशियार आदमी होगा। बनमानुष बेहतर है। वो बनमानुष बैठा हुआ केला खा रहा है और मुझसे पूछ रहे हैं बता आगे क्या करना है। आचार्य जी, ग्रंथों से लेकर मेरा मैं बहुत टाइम से, बचपन से कहा है, अब जैसा है कि मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ, और ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से गीता पढ़ना शुरुआत करना चाह रही थी। कभी कभार पढ़ा, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा आपके लिए, पर मैं जानना चाहूँगी कि अगर मुझे अपनी किसी रुचि के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए गीता पढ़ने का बहुत मन है, तो कैसे शुरुआत की जाए या क्या हो सकता है? कल आ जाइए 1 बजे, कल यहीं पर गीता का पूरा सत्र है। जी ठीक है, मैं उसके बारे में पूछ लूँगी। अब और मैं क्या बताऊँ? अच्छा है। वरना तो गीता के इतने भाष्य और उन सब के भी अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। मैं कह सकता हूँ कि कहीं से जा कर के उसको ले लीजिए और पढ़ लीजिए। हमारी भी गीता की प्रतियाँ आती हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। पर जो कार्यक्रम है वो तो यहाँ पर लाइव ही होने जा रहा है। गीता की बात है, कल भी हुई थी, आज नहीं है, कल भी होगी। आप बैठे उसका हिस्सा उसे मैं विस्तार से सुन पाऊंगी, डीप डेप्थ में सुन भी पाएंगी, बात कर पाएंगी, पूछ पाएंगी। गीता मोनोलॉग है क्या कि कृष्ण बस बोले जा रहे हैं? गीता एक जीवंत, एक लाइव इवेंट है ना। 2 आमने सामने बैठे हैं। उपनिषदों की जो पूरी बात है, गीता भी एक उपनिषद है, वो इसी तरह की है कि 2 आमने सामने बैठेंगे, फिर जो उसमें से ताज़ी नवीन मौलिक जीवंत चीज निकलेगी उसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। ये जो आपने बात कही ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन कि हिंसा, एग्रेशन इज नॉट इन द एक्ट, इट्स इन द बीइंग।
सो जब तक आप अंदर से अहिंसक न हो, शांत न हो, रोक ही नहीं पाऊंगा। और आंखें देख पाती हैं सिर्फ जो आउटर मटेरियल चीज़ है उसको, भीतर हिंसा है वो आंखें देख नहीं पाती। और बाहर से आप बहुत एक करुणापूर्ण सा लिपा पुता प्यारा सा चेहरा बना सकते हो, ऐसा लगता है दया निधान हो आप बिल्कुल, भीतर घोर हिंसा भरी हुई है। और खुद को ही धोखा हो जाता है, हमें लगने लग जाता है कि नहीं 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 हम तो प्रेमपूर्ण और अहिंसक आदमी हैं, जबकि भीतर हिंसा बहुत होती है, बजबजा रही है हिंसा। शायद वो भी ज़्यादा बेचैनी करे। सब तरह की बीमारियां हैं। दिक्कत ये नहीं है हम बीमार हैं, दिक्कत ये है कि बीमार होने के बाद हम हॉस्पिटल की जगह ब्यूटी सैलून में बैठे हैं। बीमार हो गए कोई गुनाह नहीं हो गया, बीमार तो हम कह रहे हैं हम पैदा ही होते हैं जन्म से, लेकिन बीमार होने के बाद हम बीमारी का इलाज कराने की जगह बाहर की लीपापोती कर रहे हैं, ये है गुनाह। बेचैनी बढ़ती जाती है सब में। बेचैनी भीतर से बढ़ती है और बाहर से शांति का और वेलफेयर का प्रदर्शन बढ़ता है। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, चिल कूल बढ़िया, कैसा चल रहा है, सब चंगा। अगर हम वैसा ही जीना शुरू कर देना जैसे हम भीतर से हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम भीतर से बिल्कुल एक पागल मनमानुष है, अगर हम सचमुच उसका प्रदर्शन करना शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आसान हो जाएगा, दिख तो जाएगा कि वास्तविक हालत क्या है, फिर कुछ सुधार हो सकता है। अभी दिक्कत ये है कि भीतर तो बजबजा रही है हिंसा और बाहर ऐसे हैं, जी नमस्ते आप कैसे हैं, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, कभी हमारे घर आइए, रिंकी कैसी है, पपलू की शादी हो गई, ये सब बातें चलती हैं। और भीतर जानवर बैठा हुआ है, वो इसी ताक में कि कब किसका गला पकड़ लूं। समझ रही? बाहर से भी सबको वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे हम भीतर से हैं। चार लोग मिले तो लगे एक दूसरे को जूता मारने, सड़कों पर खून बह रहा हो एकदम जबरदस्त, फिर सब ठीक हो जाता है। इसीलिए शायद प्रतीकात्मक तौर पर पुराने लोगों ने कहा था कि कलयुग बीतता है तभी सतयुग आता है। तो कलयुग भी जब प्रचंड हो जाए, घोर हो जाए, एकदम ही प्रकट हो जाए, फिर सब ठीक हो जाता है। अभी सब छुपा छुपा है, जो छुपा छुपाई है ना, रंग रोगन है, ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। आपकी नीयत खराब है, अरे दिखा दो ना यार कि नीयत खराब है, छुपा के क्यों इतना बैठते हो? हमारी भी खराब है, आपकी भी खराब है, ये हम गले क्या मिल रहे हैं? बीमारी इतनी ज़्यादा है कि हमें अपने आप से भी नहीं पता, छुपा खा रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता। छिपाऊं तो तब जो पता चले, मुझे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं पता, पता रहता है, पता रहता है। हम बस माहिर कलाकार हो गए हैं जाने हुए को भी अनजाना बनाने में, देखे हुए को भी अनदेखा करने में। मैं प्रमाण दे दूं कि पता है। आप भली भांति जानते हैं ना कि किन लोगों से कौन सी बात नहीं करनी है, जानते हैं ना? तो बस पता है ना, पता है क्या आएगा, क्या चाहिए हम, सब पता है पहले से। इसीलिए उन मुद्दों को हम छेड़ते ही नहीं। इनसे एक बात होगी जो आप नहीं करेंगे, एक बात होगी जो अपने बच्चों से नहीं करेंगे, एक बात होगी जो पत्नी से नहीं करेंगे, एक बात होगी जो बॉस से नहीं करेंगे। वो सब बातें कर दी तो रिश्ते ही टूट जाएंगे। हम भली बातें जानते हैं कि रिश्ते खोखले हैं, कुछ बातें हैं जो खोल दी, उन पर चर्चा कर दी तो रिश्ता वहीं चरमरा जाएगा। हम सब जानते हैं कि मामला गड़बड़ है। हम बस, मैं कह रहा हूं, बहुत दक्ष हो गए हैं स्वयं से ही सच्चाई को छुपाए रखने में, या ऐसा नाटक करने में कि जैसे हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, मुझे क्या पता। नहीं, मुझे मीठे की लत लगी हुई है, अरे तरीके की मिठाइयाँ सजी हुई हैं, हाँ, तभी आप आकर के पूछें, हाँ भाई आज कितना था आपका शुगर, तो मैं क्या बोलूँगा? कम था। नहीं पता नहीं, आज नापा नहीं, जलेबी धर दो पहले, इससे पहले कि और कुछ पूछें।
कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानना खतरनाक होता है, तो हम जानबूझ करके उनको जानने से इनकार कर देते हैं। अगर जान लिया कि अभी कितनी चल रही है फास्टिंग शुगर, तो जलेबी फिर मुश्किल पड़ जाएगी। जलेबी चाहिए तो जानने पर पर्दा डालो। जैसे मैंने कहा, आपसे मिलना खतरनाक है। मेरा असमंजस और बढ़ गया है। बोलिए, बताइए यदि समय हो तो। पर वो कहानी मेरे साथ रहेगी। अब मैं अपनी ये कोशिश करूंगी एक बार किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लें कि मैं रोगी हूँ ये, पर अगर उसका कुछ भी हो सकता है तो वो कहानी मुझे होश में ला सकती। शहर को जब भी देखिए, जंगल याद कर लीजिएगा। ये ट्रैफिक, ये दुकानें, ये दफ्तर, ये मत सोचिएगा कि ये सभ्यता की निशानियां हैं। ये जंगल के विकृत रूप हैं। ये सभ्यता के प्रतीक या उत्पाद नहीं है। वो जो हरा जंगल है वो तो फिर भी प्राकृतिक है। ये जो हमने जंगल खड़ा करा है ये बहुत खतरनाक है। लोगों को ऐसे मत देखिए इंसान है। किसी भी इंसान को देखिए तो उसमें जानवर को देख लीजिए। आचार्य जी, मुझे संकेत मिला है, आपसे बात तो करते रह सकते हैं सर, और अच्छा ही लगेगा। पर जितनी बातें आपने कही, थैंक यू वेरी मच, बहुत गहरी थी। मेरे साथ रहेंगे, दर्शकों के साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर।